स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस और उसमें पढ़ रहे थे हम चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हमने जाना कि जो हमारे एटम्स है उनमें जो कि अब तक कहे जा रहे थे इंडिविजिबल है और इनमें अब जो है डिस्कवर हो चुके थे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, जिसमें से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है कहाँ, न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। हमारे एनर्जी शेल्स जिन्हें कहा गया या फिर हमारा एक सर्कुलर पाथ कहा गया उसे, है ना, किसके, न्यूक्लियस के अराउंड एटम के अंदर। और इस तरीके के जो है स्ट्रक्चर हमें दिए गए कि हमारे जो एटम्स होंगे उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह रहा होगा, जिसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दिया जे थॉमसन ने, जिनका मॉडल जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि एक नींव रखा गया, उन्होंने एक नींव रख दी कि ये जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा एटम का कुछ इस तरीके का। उसी को मॉडिफाई करके जो है हमारा बोर्न ने एटम का स्ट्रक्चर दिया जो हम अब पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब ये कह रहा है कि जब हमारा एटम का स्ट्रक्चर हमें पता चली गया है और हमें ये भी पता चल गया क्योंकि उस एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, है ना, सर्कुलर पाथ्स में, जिसको हमने बोला फर्स्ट ऑर्बिट हमारी के शेल, सेकंड ऑर्बिट हमारी एल शेल, थर्ड ऑर्बिट हमारी एम शेल और फोर्थ ऑर्बिट हमारी एन शेल। इन शेल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब बात यह आई कि इन ऑर्बिट्स में भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन ऑर्बिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतलब कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन ऑर्बिट्स में फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे बोर्ड जी ने एक नियम दिया जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब हमारे एटम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिट्स थे हमारे के एल एम एन, हमारे शेल्स कह सकते हैं हम उन्हें, उसमें किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। जिसका फिल करने का उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में फिल किए जा सकते हैं उसका एक फॉर्मूला उन्होंने दे दिया 2n²। मतलब कोई भी जो नंबर की ऑर्बिट होगी उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकेंगे वो 2n² फॉर्मूला को यूज करते हुए हम फिल कर सकते हैं। इसमें n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ शेल है या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं हम। न्यूक्लियस के बाद जो हमारी जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो n=1 हो गया, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, है ना। न्यूक्लियस के बाद अगर हमारी सेकंड ऑर्बिट है जो कि हमारी l है, फर्स्ट ऑर्बिट तो k हो गई, सेकंड ऑर्बिट हमारी l हो गई, तो वहां पे क्या हो गया, n=2 हो गया। हमारी थर्ड ऑर्बिट जो कि हमारी m शेल है वहां क्या हो गया, n=3 हो जाएगा, और हमारी फोर्थ ऑर्बिट जो कि n शेल है वहां n=4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी n की वैल्यू रहेगी n=1 2 3, तो ये 4 इस तरीके से हम जो इस फॉर्मूले को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। तो अब देखो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कह रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें जो कि हमारा क्या के शेल है, उसके अंदर n की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 2 जा 2 हो जाएगा हमारा, है ना। तो 2n² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी फॉर के शेल। इसका मतलब के शेल में यानी कि पहली ऑर्बिट में, पहले शेल में, न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल रहेगी हमारी, उसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। तो जैसे कि हमने देखा था ये है मेरा क्या, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर अराउंड ये क्या है, मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको मैंने नाम दिया था के शेल। फिर ये मेरी है दूसरी ऑर्बिट जिसको मैंने नाम दिया एल। फिर ये मेरी थर्ड ऑर्बिट जिसको मैंने नाम दिया एम, और ये मेरी फोर्थ ऑर्बिट जिसको मैंने नाम दिया एन। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला था हमें एटम का, जिसमें से ये न्यूक्लियस है हमारा, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है और पूरे एटम का मास भी मौजूद है ना। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हो गए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन फिल। अब ये कह रहा है कि कोई अगर ऐसा एटम है जिसके पास मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसके एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट रहेगी और उस ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। जो किसने मैक्सिमम की बात करी है कि मैक्सिमम तो 2 ही हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हम पहली ऑर्बिट में फिल कर सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट में, ऐसा हो सकता है किसी के पास एक भी ना हो, है ना। मतलब कोई एक एटम हो जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, अगर थे तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो उस कंडीशन में पहली ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 ही रह सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, एक किसी के पास एक भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारी अगली ऑर्बिट की बात, हमारी सेकंड ऑर्बिट जो कि हमारा एल शेल। तो जो हमारी सेकंड ऑर्बिट रहेगी ये तो हो गया हमारा के शेल,
है ना, और ये हो गया हमारा एल शेल, और ये हो गया हमारा एम, और ये हो गया हमारा एन। तो ये कह रहा जो हमारे के एलिमेंट शेल है, इसमें जो सेकंड ऑर्बिट है हमारी एल, इस एल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और अगर एन की वैल्यू 2 हो जाती है तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका मतलब एल शेल सेकंड ऑर्बिट में हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं। तो ये लो फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ इस तरीके से जो है हम हमारी सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8 ही कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्बिट में देखा कि मैक्सिमम 2 है पर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो ऐसी सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 7 ही हो सकता है 6 हो या 5 हो या 4 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो, है ना। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है किसी एटम के पास 8 9 उससे कम इलेक्ट्रॉन हो, कितने भी 1 से लेकर के 8 तक। फिर उसके बाद ये कह रहा जो हमारी थर्ड ऑर्बिट है एम, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट है तो उसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, और 3 3 जा 9 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है हमें, तो 3 3 जा 9 हो गया और 9 2 जा 18 हो गया। मतलब जो हमारी थर्ड ऑर्बिट है एम, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड ऑर्बिट में। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो हमारी फोर्थ ऑर्बिट होगी एन शेल, अब क्योंकि वो फोर्थ है तो वहां पे एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन शेल में कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, उससे कम हो सकते हैं पर लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 32 ही रहेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो हो गई सिर्फ एक रूल की बात कि 2n² जो रूल है या फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे नंबर ऑफ शेल में, n की वैल्यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट n की वैल्यू 4। इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाएंगे। लेकिन एक और नियम है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और वो नियम क्या कहता है कि अगर कोई हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, कैसी ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो अगर कोई हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली, अगर किसी कोई एक एटम ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है तो वो उसके लिए आउटर मोस्ट हो गई, है ना। अगर कोई एक एटम ऐसा है जिसके पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिट है तो जो दूसरे वाली है उसके लिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। फिर कोई एटम अगर ऐसा है जिसके पास 3 ही ऑर्बिट है, मतलब 1 2 और 3, तो उस केस में थर्ड वाली ऑर्बिट जो है हमारी क्या हो गई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगी, है ना। इसमें पहली ऑर्बिट ही आउटर मोस्ट है सबसे बाहर वाली, इसमें सेकंड ऑर्बिट आउटर मोस्ट है ना, सबसे बाहर वाली, इसमें जो थर्ड ऑर्बिट है वो सबसे बाहर है तो वो कहलाएगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें फोर्थ ऑर्बिट जो है हमारी क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अगर कोई एक एटम ऐसा आ जाए जिसमें 5 ऑर्बिट हो तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये जो 5वीं हमारी ऑर्बिट है इसमें हमारी क्या कहलाएगी, हमारी फिफ्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगी। तो ये कह रहा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है ना उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कब, उस ऑर्बिट में जब वो कैसी ऑर्बिट हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, मतलब सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होगी उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई देखो अगर पहली ऑर्बिट है, भाई पहली ऑर्बिट में तो हमारे मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो इसमें तो 2 ही रहेंगे हमेशा, है ना, चाहे आउटर मोस्ट हो या इनर मोस्ट हो। मतलब अगर सबसे बाहर अगर ये 5 ऑर्बिट है तो इनर मोस्ट कौन सी हमारी, ये क्या के वाली, है ना। लेकिन अगर सिर्फ यही है तब इनर मोस्ट तो यही है और आउटर मोस्ट भी यही, क्योंकि इकलौती एक ही ऑर्बिट है। तो जो पहली ऑर्बिट है उसमें तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो हमारी दूसरी ऑर्बिट है उसमें हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। तो एल शेल में इसके अकॉर्डिंग भी 8 ही हो सकते हैं और इस वाले रूल के अकॉर्डिंग भी 8 ही हो सकते हैं। भाई अगर किसी के पास 2 ही ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी यही हो गई, है ना। तो वैसे भी पहली ऑर्बिट तो देखो 2 हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी ऑर्बिट है और उसके पास कितने हो सकते हैं उस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये कह रहा अगर किसी के पास 2 ही ऑर्बिट हैं, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो पहली वाली में 2 हो जाएंगे और दूसरी वाली में 8 आ जाएंगे, तो हो गए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 8 हो गए ना। तो ये आउटर मोस्ट हो गई, आउटर मोस्ट के अकॉर्डिंग भी 8 हो गए, और रूल जो कहता है हमारा एल शेल वाला उसके अकॉर्डिंग भी 2n² के अकॉर्डिंग भी कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन अगर कोई किसी के पास 3 ऑर्बिट है तो पहली ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 आएंगे,
है ना। दूसरी ऑर्बिट में कितने आएंगे, 8 आएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। और थर्ड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, है ना, एम शेल के अकॉर्डिंग। एम शेल के 18 इलेक्ट्रॉन है 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट, है ना, ये इसमें 32 आने चाहिए थे इस रूल के 18 आने चाहिए थे इस रूल के अकॉर्डिंग, है ना, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये कैसी ऑर्बिट बन जाती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाती है, आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर वाली, तो ये सबसे बाहर वाली है ना इस समय पे, ये आउटर मोस्ट इस समय पे, तो इस समय में इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस केस में, इस वाले केस में इसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 ही आएंगे। आउटर मोस्ट वाली में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पहली ऑर्बिट में 2 हो गए, दूसरी में 8 हो गए, 2 और 8 10, और आखिरी वाली में कितने हो गए, 18। तो अगर कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, या 10 से ज्यादा है और 18 से कम है, तो उसमें जो है हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 ही रहेंगे। मतलब हमारे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि ये वाला भी तो नियम है हमारा कि थर्ड ऑर्बिट में जो है हमारे, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये हमारी कैसी ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट, तो इस केस में जो है हमारे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 फिल नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी के पास 4 ऑर्बिट हो जाती है, तो उस केस में थर्ड वाली ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है, उस केस में जो है ये रूल अपना फॉलो करेगी नॉर्मल वाला। लेकिन इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी हो गई, हमारी एन शेल हो गई। और एन शेल के लिए वैसे तो ये कह रहा है 32 होने चाहिए, लेकिन एक और नियम भी तो है कि आउटर मोस्ट में जो है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सबसे बाहर वाली में। तो इस केस में सबसे बाहर वाली कौन सी, एन शेल, एन शेल में होने चाहिए 32, लेकिन क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, तो इस केस में इसमें जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहा है अगर किसी के पास 5 शेल हो, 5 ऑर्बिट हो, तो ये कह रहा है कि जो हमारी एन शेल है ये वाली, ये आउटर मोस्ट तो नहीं है ना इस समय पे, ये इनर शेल है, तो ये अपना नॉर्मल रूल फॉलो करेगी। और जो आउटर मोस्ट है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे तो इसमें आउटर मोस्ट में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5th नंबर के ये, तो 5 5 25 2 जा 50, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, है ना। लेकिन ये क्योंकि आउटर मोस्ट हो गई, तो इसमें 50 ना होकर कितने रह जाएंगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें 50 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब 6th नंबर की ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करेगी, तब इसमें जो है हम 50 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये उससे कम इलेक्ट्रॉन पे क्या रहेगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट रह जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ वाली, कि फोर्थ वाली जो है अगर 5th ऑर्बिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तब फोर्थ वाली में जो है हम अपने नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना, लेकिन अगर जो है इससे कम इलेक्ट्रॉन अगर हो, ये कह रहा अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट के पास है, मतलब ये ऑर्बिट हमारी जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एन, किसी एटम के पास इतने एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एन शेल ही हमारी कैसी ऑर्बिट बन गई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गई 4th नंबर की, तो उसमें जो है हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सिर्फ 8। और इसी तरीके से थर्ड वाली में भी जो है हम, अगर वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 18 फिल नहीं करेंगे, कितने करेंगे, 8 ही करेंगे। मतलब कोई भी एटम है, कोई भी ऑर्बिट है, पहली वाली में तो 2 ही रहते हैं, दूसरी वाली में 8 ही रहते हैं, उसके बाद वाली अगर कोई भी ऑर्बिट है और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तब उसमें 8 ही रहेंगे। अगर वो आउटर मोस्ट नहीं है, थर्ड वाली, यहाँ पे जैसे थर्ड वाली आउटर मोस्ट नहीं है, तब वो नॉर्मल रूल फॉलो करेगा। क्लियर है। तो ये रूल थे हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तीसरा जो रूल है वो एक सिंपल सी बात कह रहा है कि हम जो है ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमने 4 ऑर्बिट बना दी, पहले जो है सबसे बाहर की ऑर्बिटें फिल करा, फिर अंदर वाली, या पहले 4th फिल कर दी, फिर 2nd, फिर 5th, फिर 3rd और फिर 1st फिल कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सब अगर किसी के पास मान लो 5 या 6 ऑर्बिट भी है ना, तो सबसे पहले ऑर्बिट हम फिल करेंगे कौन सी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। तो इस तरीके से जो है हम स्टेप वाइज अपने ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है यहीं से ही, वैलेंसी। वो हम जो है नोट्स के साथ अगली स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं यहीं से ही, कि जैसे मान लो अगर कोई हमारा एटम ऐसा है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एक ऐसा एटम है हमारे पास जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी। और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एटम। मतलब जो एटम है वो हमारा, वो कितना किसी दूसरे एटम के साथ
कितने बॉन्ड बना सकता है, किस तरीके से कंबाइन हो सकता है। तो वो चीज कैसे निकालते हैं हम देखो, थोड़ा सा इंट्रो देख लो कि अगर मान लो कोई एक एटम ऐसा है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, उसके पास एक ही ऑर्बिट है, मतलब सिर्फ या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है ना। तो मान लो अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बन जाती है, उसकी वैलेंसी बन जाती है। जैसे इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी वैलेंसी बन जाएगी। अगर किसी के पास जो है दो ऑर्बिट है, पहली में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 3 है। अगर चार इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तब इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो हम करेंगे 8 से माइनस, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए, इसलिए 8 से माइनस करेंगे। और 8 से माइनस करने पर 8 में से 5 गए तो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कह रहा है कि अगर किसी के पास सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 2 वैलेंसी हो जाएगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 1 वैलेंसी हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी उसकी 0। ठीक है, हालांकि जो है वैलेंसी को अभी हम अगली स्लाइड में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑर्बिट्स में जैसे कि मैंने बताया अभी कि एक टर्म आ गई है वैलेंसी, और वैलेंसी होती है क्या कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एलिमेंट का कोई जो एटम है वो जो कितना कंबाइन हो सकता है किसी दूसरे एटम के साथ, किस तरह से, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो चलिए एक बार समझते हैं इस वैलेंसी को। इस वैलेंसी को समझने से पहले एक बार जान लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि भी हमने देखा कि किसी भी एक एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कह रहा कि कोई भी अगर, और ये इस समय सेकंड ऑर्बिट इसकी क्या कहलाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाई। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी हमारी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलेगी हमारी वैलेंसी, जो कि क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब किस तरह से एटम जो है कंबाइन होते हैं, वो सभी हम करना अभी हम सीखेंगे। तो देखो अभी मैंने कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कहलाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। तो अगर किसी एक अगर किसी एटम के अंदर हमारी एक ही ऑर्बिट है और मान लो उस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ही कहलाएगी इस पे, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम के कितने हो गए, 1 हो गए। अगर मैं कहूं किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर इस पहली ऑर्बिट में, और सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से पहली ऑर्बिट में तो 2 ही आ सकते हैं। अब आएगी दूसरी ऑर्बिट। अगर किसी एटम के अंदर उसकी सेकंड ऑर्बिट में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम भी तो हो सकते हैं। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कब हो गई, कौन सी हो गई, अभी ये बाहर वाली। अगर इस बाहर वाली ऑर्बिट को मैं कह रहा हूं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है वही क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। अगर कोई एक एटम ऐसा है जिसके अभी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। अगर किसी की में 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 7 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, और अगर पूरे 8 हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसके 8 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर इसके 8 पूरे हो गए हैं और फिर किसी एटम के पास तीसरी एक और ऑर्बिट आ जाए और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो इस वाले एटम का भी जो है 1 था, 1 हो जाएगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। और जो सेकंड ऑर्बिट थी, जो हमारी सेकंड ऑर्बिट थी, जैसे मान लो पहली में 2 हो जाए, या पहली भी ले लो, अगर पहली अगर एक ही ऑर्बिट है और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 हो गए। क्यों, क्योंकि इसकी जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये वाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास 2 ऑर्बिट है, जैसे कि पहली ऑर्बिट में हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो अब आगे के इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगली ऑर्बिट में,
तो ये कह रहा है अगली ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसकी ये होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसकी ये वाली होगी, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि कोई सी भी ऑर्बिट हो, चाहे पहली ऑर्बिट हो या दूसरी ऑर्बिट हो या तीसरी ऑर्बिट हो, अगर वो सबसे बाहर की ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, जैसे चाहे पहली ऑर्बिट हो या दूसरी या तीसरी, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक ही कहलाएगा इनका। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो इसके में दो हो जाए, इसके आउटर मोस्ट में भी दो हो जाए, है ना, और इसके आउटर मोस्ट में भी दो हो जाए, तो इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दो हो गए। वहीं अगर मैं कहूं कि सेकंड ऑर्बिट में, अगर अब पहली में तो दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये कह रहा है कि अगर अब इसके बाद कोई दूसरी ऑर्बिट में दो के बाद तीसरा भी आ जाए इलेक्ट्रॉन, और इसके भी तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इन दोनों के अब क्या है, तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। या फिर अगर मैं इसके कर दूं एक और इलेक्ट्रॉन, तो इसके अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, और इसके तीन ही है ना। तो मतलब कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब यही इसके बाद आती है एक और टर्म वैलेंसी जानने के लिए। वैलेंसी जानने से पहले एक चीज समझते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन वो उसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगती है वैलेंसी। कैसे, देखो ये कह रहा है कि अभी हमने एक रूल देखा कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर किसी की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करता है, उस 8 इलेक्ट्रॉन को, अगर पहली ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पहली ऑर्बिट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जैसे मान लो कोई एक एटम है जिसकी पहली ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो या तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा तब खाली हो जाए तो भी ठीक है, या फिर वो अपना उस एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि उसका क्या पूरा हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट मतलब जैसे डबल वर्ड से बना डुप्लेट, तो डुप्लेट मतलब 2, ठीक है। तो वो क्या करना चाहेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास एक और ऑर्बिट आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर उसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली ऑर्बिट में 2 हो गए। किसी एटम पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली में 2 हो गए, बचा हुआ एक दूसरी में आ जाएगा। तो ये क्या कहेगा कि इसको दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और 8 ही चाहिए उसको किसके लिए, स्टेबिलिटी के। मतलब कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए, अगर वो दूसरी या दूसरी से ज्यादा ऑर्बिट अगली ऑर्बिट है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहेगा। तो ये कह रहा कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा, 8 पूरे करना चाहेगा। पर 8 पूरे करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो हम उसे क्या कह देंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्ट मतलब 8, तो हम कह देंगे कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा कि जिनके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जैसे मान लो किसी के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके तो 2 एटम पूरे हो गए, एक पहली ऑर्बिट में, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर कोई ऐसा एटम है जिसकी 2 ऑर्बिट है, पहली में 2 हो गए, दूसरी में पूरे 8 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये कह रहा है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, है ना। इसके आउटर मोस्ट ये थी पहली, तो इसमें डुप्लेट पूरा हो गया, पहली में डुप्लेट पूरा, बाकी में उससे अगली में ऑक्टेट पूरा। तो ये कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो वो कह रहा है वो ज्यादा एटम जो है स्टेबल हो जाता है, फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट नहीं करता मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, है ना, जो हम कह रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये कह रहा है ये अकेले रह के भी स्टेबल हो जाते हैं, अकेले भी खुश है ये। लेकिन अगर किसी के पास पहली ऑर्बिट में 2 पूरे ना हो, पहली ऑर्बिट में 1 ही रहे, है ना, या फिर दूसरी ऑर्बिट में जो है, दूसरी ऑर्बिट में 8 पूरे ना हो, दूसरी ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में तो इसके भी 2 ही हैं, लेकिन दूसरी ऑर्बिट में जो है क्या हो जाए, 8 से कम हो जाए, मान लो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 या 6 7 जितने भी हो जाए, पर 8 से कम हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 8 पूरे करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि जो एटम होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, ताकि जो उनका जो है हमारा एटम है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और वो जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा वो किस तरीके से करना चाहेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, या तो गेन करके करेगा, या फिर लूज करके करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इन तीनों में से कोई कंडीशन रहेगी, या तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और के एटम के साथ शेयर करेगा, वो एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेंगे और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेंगे स्टेबिलिटी के लिए, या फिर वो क्या करेंगे, गेन करेंगे,
ठीक है, कि कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या फिर वो लूज कर देंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्यों, कैसे, कि अगर मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज कर देगा। अब इसकी इस ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब आउटर मोस्ट कौन सी कहलाएगी, अब आउटर मोस्ट ये वाली कहलाएगी। ठीक है, अगर ये वाली आउटर मोस्ट कहलाएगी तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। तो पहली ऑर्बिट में डुप्लेट इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या फिर अगर किसी एक एटम के पास दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाए, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उस केस में, है ना। तो वो इस केस में क्या करेगा, गेन कर लेगा, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे एटम्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो एटम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर पहली ऑर्बिट है, सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, जो कि सिर्फ 2 ही हमारे एलिमेंट ऐसे जिनके एटम के पास ऐसा होता है, तो हाइड्रोजन या हीलियम की 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह रहा है वो उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उनसे ज्यादा कोई भी हो तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखो आगे, तो ये कह रहा है कि ये हमें समझ आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर ये कह रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो शेयर करके या गेन करके और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके या लूज करके, कि अपना इलेक्ट्रॉन दे करके वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, या फिर मैं कहूं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो वो या तो गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है, या तो गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, यही क्या कहलाती है, उनकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा। और गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो कितने कर रहा है, कि कितने गेन कर रहा है या कितने लूज कर रहा है या कितने शेयर कर रहा है। तो वही जो कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या कितने लूज करे या कितने शेयर करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कौन, देखो कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा। देखो सबसे पहले आता है हमारा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन आता है। रुक जाओ, मार्कर चेंज कर लीजिए जरा। हाँ, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो जैसे मान लो ये मेरा हाइड्रोजन है, इसके पास क्या होता है, इसके एटम के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसके एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करना चाहेगा, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, है ना, ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, या फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है वो अपना एटम लूज ही करता है, तो उस केस में इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब इस केस में 1 रह जाएगी, क्योंकि इसके जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, एक ही करेगा। अगर गेन करेगा तो भी एक ही करेगा, लूज करेगा तो भी एक ही करेगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट है, उसमें उस एक ही ऑर्बिट में कितना क्या होना चाहिए, डुप्लेट पूरा होना चाहिए। तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक भी इलेक्ट्रॉन न रहे, उस केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये कह रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसके बाद आता है क्या, हीलियम। ठीक है, अब देखो एक चीज कि जो हीलियम है हमारा, उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ही ऑर्बिट में हो जाएंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा हीलियम है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास अगर पहली ऑर्बिट है तो डुप्लेट पूरा है, या उसके बाद के कोई ऑर्बिट है तो ऑक्टेट पूरा है। तो उस केस में जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से स्टेबल होते हैं, जो कि रिएक्ट करना नहीं चाहते। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि इसका पहले से डुप्लेट पूरा है, तो ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 2 भी दे दिए, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो ये क्या करेगा, इसकी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए, डुप्लेट पूरा होना चाहिए। या फिर अगर, है ना, ये तो देने की बात है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, तब उस केस में एक और ऑर्बिट बनानी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा। उस केस में जो है सेकंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जबकि होने चाहिए कितने, 8।
तो ये फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना तो इलेक्ट्रॉन देता ना इलेक्ट्रॉन लेता, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेट पूरा, ये खुश है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो वैलेंसी हो गई 0। अब हाइड्रोजन और हीलियम के बाद आता है हमारा लिथियम। ठीक है, लिथियम की कितनी वैलेंसी है? लिथियम की वैलेंसी होती है, इसकी भी 1 होती है। क्यों? देखो लिथियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, वो कितने? 3 है। इसके पास कितने थे? 1 थे। इसके पास कितने थे? इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब 3 में से 2 तो इसमें पहली में ही आ गए, अगली में कितने बचे? 1 ही बचे, तो अगली ऑर्बिट में 1 ही आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि ये क्या कह रहा है? दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 लेने पड़ेंगे 8 पूरे करने के लिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने में या 1 भी इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन चाहे लेना हो चाहे देना हो, इलेक्ट्रॉन लेने में भी और देने में भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को लेने में, गेन करने में या देने में, लूज करने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहे गेन करना हो चाहे लूज करना हो, उसमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो लॉजिक की, कॉमन सेंस की, कि इसके पास अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये दूसरी वाली है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगाएगा 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, या सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसमें कम एनर्जी लग रही है? क्योंकि एनर्जी दोनों में लग रही है, गेन करने में भी और लूज करने में भी। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी लगेगी, जिस वजह से ये क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करेगा? अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा? लूज कर देगा, जिस वजह से इसकी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 3 में से 1 दे दिया ना इसने, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या कहलाई? वो इसकी वैलेंसी कहलाई कितनी? इसकी वैलेंसी भी कहलाई 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया, और इसने भी जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, तो इसकी भी वैलेंसी 1 कहलाई थी। अभी आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई मतलब एक आयन नाम की एक चीज पढ़ी थी, और आयन का मतलब क्या था? चार्ज। और चार्ज 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देना तो उन पर चार्ज कैसा आ जाता है? चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो चार्ज आ जाता है कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर 1 ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन वही अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो तब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो भी अभी अब समझ लेंगे बाद में, फिलहाल वैलेंसी का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख देता हूं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए हमारे कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1। वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, और वैलेंसी भी कितनी है? 1 है इसकी। तो वैलेंसी में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन नहीं होना। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद आता है कौन? हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम आ गया। जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 4। तो पहली ऑर्बिट में जो है इसके कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है अगली ऑर्बिट में आ जाएंगे। अब ये कह रहा है फिर से वही कहानी कि अगर इसकी दूसरी ऑर्बिट जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, तो ये कह रहा है कि 6 और लेगा क्या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिसमें कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी? नहीं, ये क्या करेगा? ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और अगर ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तब इसके पास भी क्या बचेंगे? सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि पहली ऑर्बिट में ही आ जाएंगे। तो इसका क्या पूरा हो गया? डुप्लेट पूरा हो गया। अब दूसरी ऑर्बिट की जरूरत ही नहीं है ना। अब इस केस में इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले की तरह। तो ये कह रहा है कि अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसकी जो है वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने हो गए? 2 ही हो गए। ठीक है, और जो चार्ज आया इसके ऊपर वो कितना आया? वो पॉजिटिव 2 आया। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करें? क्योंकि हमने पढ़ा था एक मॉडल में, जे थॉमसन के, उन्होंने बताया था, और फिर बाद में भी ये चीज हुई कि जितने किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं हमेशा, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन क्या ना कर ले, या तो लूज ना कर ले या गेन ना कर ले, तब तक।
अगर कोई एक एटम है जिसने अभी ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करा ना गेन किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम से जो है बाहर जा सकते हैं, किसी दूसरे एटम के पास, या कोई दूसरा एटम से कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की लेन देन चल जाती है, हो जाती है। लेकिन जो प्रोटॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते, तो वो एटम से भी बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जो प्रोटॉन है हमारे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन भी, ठीक है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है हमारे, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर इसके पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही इसके पास प्रोटॉन है, तो चार्ज टोटल 0 हो गया। लेकिन अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 4, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 रह गए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 रह गए। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 4 है। तो 4 तो इसके पास है प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन रह गए 2 ही, तो नेगेटिव चार्ज हो गया -2। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, +2 ही तो आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन का इफेक्ट तो कर देंगे खत्म, लेकिन 2 प्रोटॉन तो अभी भी बचेंगे ना भाई। 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 प्रोटॉन का इफेक्ट खत्म कर दिया, तो 2 प्रोटॉन अभी भी बचे जिनका इफेक्ट जो है पूरे एटम पर आएगा। और कैसा इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आएगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो 2 बचे तो +2 चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 था चार्ज, क्योंकि इस पर अभी भी चार्ज जो है, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तब तक इलेक्ट्रॉन भी 4, तो -4, प्रोटॉन भी 4, तो +4, ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। इनका क्या आया था, +2 आया था सोल्व होके, जिस वजह से इन पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। वहीं अगर यहीं से आप समझ गए होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे तो तब उस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। आगे देखो, अब ये कह रहा लिथियम के, बेरिलियम के बाद देख लो हमारा क्या आता है, बोरोन आता है ना। बोरोन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बोरोन की वैलेंसी हो जाएगी हमारी, वैलेंसी बाद में देखेंगे, अभी वैलेंसी से पहले देखो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है हमारे, है ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहली ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे, और दूसरी ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से 2 तो हो गए पहली में, दूसरी में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी ऑर्बिट में हो गए, तो अब 8 पूरे करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर 5 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा लगेगी। 5 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, और ज्यादा एनर्जी कोई नहीं लगाना चाहता, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिस वजह से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे पहली वाली ऑर्बिट में, क्योंकि 3 तो इसने लूज कर दिए, तो ये दूसरी वाली ऑर्बिट हट ही जाएगी। बस पहली ऑर्बिट बचेगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट इसका पूरा हो गया। तो जिस वजह से इसकी जो वैलेंसी हुई वो क्या हुई, 3 हुई। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके पास, 3 है ना। और चार्ज कितना आया इसके पास, पॉजिटिव का 3 आया। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं किसकी, बोरोन के बाद मैं बात कर लेता हूं नाइट्रोजन की अगर, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है। और इसके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और दूसरी वाली में कितने आएंगे, दूसरी वाली ऑर्बिट में आएंगे इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी ऑर्बिट में आ गए हैं, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसकी दूसरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हैं, तो 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरे करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ। लेकिन अगर ये लूज करने लगे तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, अब लूज करने में जो है ज्यादा एनर्जी लगेगी, और गेन करने में कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 5 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, अब 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जिस वजह से अब इसके पास क्या हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 इसने गेन कर लिया, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से पहली ऑर्बिट में आए 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिट में आए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो 3 तो इसकी वैलेंसी। लेकिन अब तक तो वैलेंसी और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे थे, है ना। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेम आ रहे थे अब तक तो। लेकिन अगर अब यहां हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब 5 हो जाएंगे।
है ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, और वैलेंसी कितनी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने या तो गेन करे या लूज करे या शेयर करे। तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन करे, 3 गेन करे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने थे, 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 जो गेन करे वो इसकी वैलेंसी हो गई। क्लियर है ये चीज। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो 7 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 7 ही हैं, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट खत्म कर सकते हैं, है ना, न्यूट्रल कर सकते हैं। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन अब इस पर क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, जिस वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो 3 नेगेटिव। तो गेन करने वालों पे हमेशा जो चार्ज आता है वो नेगेटिव का आता है, और लूज करने वालों पर, इलेक्ट्रॉन लूज करने वालों पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है, लूज करने वालों पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन करने वालों पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये कह रहा है नाइट्रोजन के बाद इसी तरीके से ऑक्सीजन देख लो आप। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहली ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। और दूसरी ऑर्बिट में कितने आएंगे, अब पहली में 2 आ गए, 8 में 2 गए 6, तो कितने आएंगे दूसरी ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि लूज तो नहीं करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जिस वजह से अब इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इसकी पहली ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे, और दूसरी वाली ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 6 पहले से ही थे, 2 गेन कर लिए, 6 और 2 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या लूज करे, वो उसकी क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। तो वैलेंसी हो गई इसकी 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके, क्योंकि जो जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो इसकी वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके 6। और वहीं इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो नेगेटिव चार्ज, कितने गेन करे, 2, तो माइनस का 2 चार्ज। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे इसी तरीके से फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 ही प्रोटॉन है, अभी तक चार्ज न्यूट्रल है। लेकिन जैसे वो क्या करेगा, पहली ऑर्बिट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरी ऑर्बिट में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन उसके दूसरी ऑर्बिट में आएंगे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, और एक और चाहिए, तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जिस वजह से उसकी दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन उस पर चार्ज आएगा -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। वहीं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसी तरीके से जो है हमारे जो 20 एलिमेंट्स हैं, उनका जो है आपको जो हमारी आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनके आप सभी के क्या निकाल के देखो, वैलेंसी निकाल के देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है ना, वैलेंसी क्या हुई कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, क्या करने के लिए, डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी हो गई। वो किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव चार्ज, कितने गेन करे उतने नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज, और कितने लूज करे वो उसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है ये चीज। अब इसी चीज को आप प्रैक्टिस करो, और क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप यहीं से आप सीख चुके हो, अब बस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, आप मास्टरी कर लोगे कि किसी भी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कैसे फिल हो सकते हैं, कितने फिल हो रहे हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी अकॉर्डिंग वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन या लूज करता है, जो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। क्लियर है ये चीज। और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, अब बस आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।